देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपको किसके बारे में पढ़ना है? एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? सिस्टम के बारे में। जब आप अंदर के जो मॉलिक्यूल्स एटम वगैरह के बारे में नहीं स्टडी करते, आप पूरे सिस्टम के बारे में करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं उसे? लेकिन जब अंदर के एटम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे चले जाते हैं, उनकी स्टडी करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या कहते हैं? ठीक है, बाय समय पंडित, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बॉयल्स लॉ सबसे पहला क्या आता है भैया? बॉयल्स लॉ। ध्यान दीजिएगा भैया, बॉयल्स लॉ कहता है क्या कि भैया यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे, क्या कर दोगे? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यदि आप देखोगे तो अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा? कम, और वॉल्यूम कम रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा? which हमने किया था। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो, तो भैया अगर एक्सपेंशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। और कंप्रेशन करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए इसको कह रहा है, इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अभी अपने को पता है भैया पीवी कोर्स में क्या होता है? हमें पता है एन क्या होता है? कांस्टेंट। किसी का मोल कभी क्या चेंज नहीं होता। आर क्या है? कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। और टी क्या है यहाँ पर? ऑलरेडी आपने क्या बोल दिया इसको? कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म क्या होगी? तो पीवी कोस्ट में क्या हुआ? कांस्टेंट। तो पी कोस्ट में के अपॉन में क्या हो गया? वी। देखो पीवी कोस्ट में के है तो पी क्या होगा? के अपॉन में वी। अगर इस के को हटाओगे तो क्या होगा? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब यदि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा। चलो भैया अब इसके बीच का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए भैया, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बना रहा हूं, किसके बीच का? तो आपको पता है यहां पर प्रेशर क्या है? ज्यादा है, लेकिन यहां पर वॉल्यूम क्या है? यहां पर प्रेशर क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? यहां पर प्रेशर क्या हो गया? और कम हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया? इतना हो गया। यहां पर प्रेशर और कम हो गया, मतलब आप देख रहे हो भैया कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली है। ग्राफ आपका कुछ इसी तरीके से बनता है। याद है? अगर एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन में ऐसे रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और कंप्रेशन में क्या होगा? ऊपर जाएगा ग्राफ, क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। याद है नहीं याद है? आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ को आइसोथर्मल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमने हो गया हमारे पी और वी के बीच का ग्राफ। लेकिन अगर मैं पी और 1 में वी के बीच का ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा? ठीक है, तो अपने को पता है भैया, अगर मैं पी और वी को देखूं तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है। क्या है? पी और वी एक दूसरे के हैं, लेकिन आपका पी और 1 में वी क्या है? डायरेक्टली पी और वी तो इनवर्सली है, लेकिन पी और 1 में वी क्या है? ये दोनों डायरेक्टली, और डायरेक्टली 1 में वी और पी के बीच का अगर ग्राफ डायरेक्टली चीजों का ग्राफ बनाते तो कैसे आता है? और ध्यान रखना टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगने आ रही है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर बताया मैंने, इसका स्लोप निकाल रहा हूं मैं। किसका स्लोप निकाल रहा हूं? ये दूसरा ग्राफ बनाया मैंने, इसका स्लोप निकाल रहा हूं। ठीक है, इस वाले ग्राफ का। तो अपने को पता है ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है। ये क्या है? पी, नीचे क्या है? 1/v। ये किस पे बना है? वाई एक्सिस पे, और ये किस पे है? एक्स पे। समझ गया? और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगने आ रही है आपको। अगर आप स्लोप निकालते हो, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan क्या होता है? y अपॉन में x। y कहां पर है? y पर क्या है? p, और x पर क्या है? इसको सॉल्व करेंगे क्या हो गया? pv। यानी अगर हम देखेंगे, पढ़ने का मन ही नहीं है इनका, वरना अगर थोड़ी भी चिंता होती तो भाई अपना टाइम तो पता ही रहता। 10-5 मिनट समझ में आता, लेट हो गया। लेकिन ऐसा इतना लेट हो गया कि भैया इनको ही कुछ समझ में ना आए। ठीक है भाई, तो हमने देखिए स्लोप, हमने नीचे वाले ग्राफ का स्लोप निकाला। स्लोप क्या होता है भैया? y अपॉन में x। तो y की जगह पर क्या है भैया? प्रेशर। x की जगह पर क्या है? 1 इस v को pv। क्या आ गया स्लोप? pv। p और 1/v के बीच का जो ग्राफ था उसका स्लोप आया आपका ये pv। अच्छा आपको पता है भैया pv क्या होता है? nRT। तो हम कह सकते हैं tan थीटा क्या होगा? nRT। देखिए tan थीटा इसके बराबर है, tan थीटा इसके बराबर है। देखिए tan थीटा इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे?
बराबर होंगे, तो हम देख रहे हैं टेन थीटा क्या है, स्लोप है। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या है भैया, एन आर टी के बराबर आ गया। क्या आ गया, एन क्या है, आर क्या है। लेकिन अब देखिए भैया, हम देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम वेरिएबल ले, क्या ले, तो जो स्लोप है वो किसके डायरेक्टली है। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ज्यादा रहे, ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ये ज्यादा तो ये भी। अब मैंने यहाँ पर ये क्या है पी, और ये क्या है 1/v। यहाँ पर ग्राफ खींचा ए बी सी, तीन मटेरियल के लिए। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सी का। तो ये जो सी ग्राफ बना है, ये सी लाइन बनी है, इस केस में टेम्परेचर क्या होगा सबसे, क्योंकि हमें पता भी है जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर। और ए जो लाइन बनी है कब बनी है, जब टेम्परेचर सबसे, कैसे पता, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कम है। जिसका स्लोप कम होता है उसका टेम्परेचर भी क्या होता है। तो हमने पढ़ा किसके बारे में, बॉयल्स लॉ के बारे में। किसके बारे में, बॉयल्स लॉ कहता है भैया यदि आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली होंगे। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए भैया, कुछ इस तरीके का है। उसके बाद मैंने ग्राफ बनाया था आपका, ये दोनों ग्राफ ध्यान रखना, ठीक है। ये ग्राफ ज्यादा मेन है, ठीक है। उसके बाद हमने ग्राफ में देखा स्लोप ने क्या दिया हमें, स्लोप ने हम देखा, स्लोप ने बताया कि हमें जो टेन थीटा है वो किसका डायरेक्टली है, टेम्परेचर के। समझ गया, जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उस केस में उसका टेम्परेचर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। कंडीशन ध्यान रखना, ये किसके बीच का ग्राफ है, पी और 1/v के बीच का ग्राफ है। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है चार्ल्स लॉ। क्या आता है, चार्ल्स लॉ कहता है भैया यदि आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे, क्या कर दोगे, प्रेशर फिक्स है, तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे वॉल्यूम क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। प्रेशर फिक्स करके आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक कोई फ्लेक्सिबल सा, आपने टायर देखा, टायर, टायर क्या होता है, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फट जाता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या होता है, उतना ही रहने के लिए क्या होता है, उसको एक्सपेंड कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से, इसका सबसे चार्ल्स लॉ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टायर का फटना। टायर जब फूल जाता है गर्मियों के टाइम में, उतनी हवा रहती है, ठंड के टाइम में देखोगे उतनी हवा रहेगी। ठीक है, ठंड के टाइम में देखोगे तो उतनी हवा रहेगी, लेकिन गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वही गैस क्या करती है, फैल जाती है, यानी उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से टायर क्या होता है, कई बार फट जाता है। समझ गया, एक्स्ट्रा। तो वही कह रहा है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, टेम्परेचर की क्या होगा डायरेक्ट। रीजन क्या होता है, अगर हम देखेंगे गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा, एक्सपेंशन उसके अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा। इसीलिए टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली है। क्या है, आपको पता पीवी कोर्स में क्या होता है, तो पी, अब देखिए एन क्या है, आर क्या है, और यहां पर आपको बता दूं तो प्रेशर भी क्या है, ये सारी चीजें आपको कांस्टेंट है, और आर तो आपको पता ही है कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे पी वॉल्यूम जो है, पी तो पी कांस्टेंट है क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया। यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देख रहे हैं एन भी कांस्टेंट है, आर तो आपका कांस्टेंट ही है। तो हम देखेंगे कि भैया यहाँ पर क्या बच रहा है, वी, और यहाँ पर क्या बच रहा है, टी। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या रहा है, टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नया वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे तो ऐसा कोई ऐसी कोई खास डेरिवेशन नहीं है, ना डेरिवेशन कभी आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया भी है जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम वी आई क्या है, 1 + t 273.15 के बराबर होता है। यहां पर मैंने लिख रखा है कि वी एफ क्या है भैया, फाइनल वॉल्यूम। वी आई क्या है, इनिशियल वॉल्यूम एट, हमेशा इनिशियल वॉल्यूम किस पे होगा, 0 पे। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है भैया, टी क्या है, इन डिग्री सेल्सियस, किसमें होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने बोल रखा है कि अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं, क्या करूं, अगर मैं 0 डिग्री पे देखूं कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो भैया यहां पर क्या रखोगे, 0। क्या रखोगे, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होगा, 0। तो यहां पर क्या होगा, वी एफ इक्वल्स टू में वी एफ, नो चेंज इन। अगर मेरे को 2 डिग्री पर निकालना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या रखेंगे, 2। सॉल्व करोगे आप देखोगे फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखिए एक क्वेश्चन और है,
आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है जिसपे गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जीरो आता है, याद है? एब्सोल्यूट जीरो, याद है? एब्सोल्यूट जीरो पर गैस का वॉल्यूम क्या होता था, जीरो आता था। तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, माइनस 273, क्या था, ये टेम्परेचर लिया और उसी फॉर्मूले में टी की जगह पर डाल दिया। तो ये और ये कट के क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो। और फाइनल वॉल्यूम जीरो से अगर इससे नीचे का टेम्परेचर आप डालोगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, जो कि क्या होगा, मीनिंगफुल। ये बताया था मैंने आपको, इससे नीचे का टेम्परेचर एग्जिस्ट। अब हम इसके बीच का ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ग्राफ ये। तो आपको पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनटू क्या होता है भैया, टेम्परेचर, क्या होता है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाया डायरेक्टली, इसलिए ग्राफ कैसा गया, स्ट्रेट। प्रेशर क्या है भैया, कांस्टेंट। क्या कर रहे हैं, चार्ल्स लो कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर आ रहे हैं स्लोप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप। तो भैया हम जानते हैं चार्ल्स लो क्या कहता है भैया, स्लोप किसके केस में कर रहे हैं, चार्ल्स लो, ठीक है। तो इधर क्या था, वॉल्यूम था, इधर क्या था, टेम्परेचर, और ये ग्राफ ऐसा था। ये क्या है, वाई, और ये क्या है, एक्स। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, जो कि क्या होता है, वाई अपॉन में, वाई क्या है और एक्स क्या है, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा आपको पता पीवी को उसमें क्या होता है, एनआरटी। तो हमने क्या किया, इस जो ये वी है इसके नीचे क्या लाया है, टी। तो वी अपॉन में टी हो गया, और ये पी को कहां ले गया, एनआर के नीचे, ठीक है। वीटी की वैल्यू क्या होगी, एनआर अपॉन में पी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहली इक्वेशन में वीटी, देखिए वीटी की वैल्यू क्या रखी है, tan थीटा। दूसरे इक्वेशन में वीटी की वैल्यू क्या रखी है, एनआर अपॉन में पी। तो हम देख रहे हैं भैया वीटी की वैल्यू पहली दूसरी इक्वेशन में ये है, पहली इक्वेशन में वीटी की वैल्यू क्या है, ये है, दोनों आपस में क्या होगी भैया, बराबर होगी। तो tan थीटा क्या होगा, एनआर अपॉन में पी के बराबर आएगा, क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं भैया एनआर तो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे tan थीटा इनवर्सली इक्वल टू क्या है, पी। यानी स्लोप क्या है, प्रेशर के इनवर्सली। स्लोप क्या है, प्रेशर के, मैंने क्या किया था, प्रेशर कांस्टेंट किया था, क्या किया था, प्रेशर कांस्टेंट करके चार्ल्स लो तो पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए सुन लीजिए, ये स्लोप हम देख रहे हैं इनवर्सली इक्वल टू क्या रहा है, प्रेशर, क्या रहा है, यानी जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा उस लाइन का स्लोप क्या होगा, और जहां पर प्रेशर कम होगा उस लाइन का स्लोप क्या होगा। हमने तीन लाइनें खींच दी वीटी ग्राफ में, चार्ल्स लो में। सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे, प्रेशर कहां पे होगा, कैसे पता, क्योंकि हम देख रहे हैं भैया जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रेशर क्या होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा। तो कम है ये स्लोप, ये प्रेशर सबसे सॉरी, देखिए ये स्लोप सबसे ज्यादा है, यानी इसका प्रेशर सबसे, ये स्लोप सबसे, इसका प्रेशर सबसे, तो ये भी लगेगा प्रेशर एट पॉइंट सी जे ज्यादा होगा, प्रेशर बी से और प्रेशर ए से क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा। समझ गए भैया। अब बात करते हैं गे लुजैक लो, ठीक है। ध्यान दीजिए गे लुजैक लो क्या कहता है, सुन लीजिए। गे लुजैक लो प्रेशर कुकर इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसका एग्जांपल कौन है बेस्ट, प्रेशर कुकर का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स हो जाता है, और नीचे से जितनी ही ज्यादा हीट देंगे उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा, ठीक है। प्रेशर कुकर का वॉल्यूम फिक्स रहता है, नीचे जितनी ज्यादा हीट दोगे उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी बॉडी का तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़। प्रेशर कुकर याद है ना भैया, मम्मी खाना पकाती है तो प्रेशर कुकर इतना बड़ा थोड़ी ना होता है गर्म करने के बाद, उसका वॉल्यूम तो लगभग सेम ही रहता है ना। यानी प्रेशर वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, अंदर जितनी ज्यादा हीट जाएगी उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ता चलेगा। यही है गे लुजैक लॉ। गे लुजैक लॉ कहता है कि भैया अकॉर्डिंग दिस लॉ अ कांस्टेंट वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ गिवन गैस प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू, वैसे ये लॉ हर गैस के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, ये लॉ हर गैस के ऊपर अप्लाई है। तो भैया आपको पता है पीवी को उसमें क्या होता है, आपको पता है वॉल्यूम अपने क्या कर रखा है कांस्टेंट, एन भी क्या है कांस्टेंट, आर भी क्या है कांस्टेंट, पी क्या होगा, ठीक है, डायरेक्टली होगा। अगर आप यहाँ पे ग्राफ खींचते तो क्या होगा, डायरेक्टली वॉल्यूम क्या होना चाहिए। अब नीचे देखिए स्लोप, स्लोप, ठीक है, गे लुजैक लो। तो भैया स्लो यहां पर हम हमें पता है ये क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, ये क्या है वाई, और ये क्या है एक्स। स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप क्या होता है वाई अपॉन, वाई क्या है पी, और एक्स क्या है, हम जानते हैं पीवी को उसमें, तो पी इस टी को पी के नीचे ले आओ और इस वी को इसके नीचे ले आओ, ये हो गया। पीटी की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है, और यहाँ पर पीटी की वैल्यू क्या रही है, tan थीटा। तो हम कंपेयर करेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या की, एन आर क्या है भैया कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या होगा, वॉल्यूम।
यानी जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा स्लोप क्या होगा, जहां पर वॉल्यूम कम होगा स्लोप क्या होगा। दो ग्राफ खींचे ए और बी, किसका स्लोप ज्यादा, ए का स्लोप ज्यादा यानी इसका वॉल्यूम, और बी का स्लोप कम यानी इसका वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। कैलकुलेशन ऑफ फाइनल प्रेशर, तो यहां पर भी आपको ने क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर निकालना है। तो फाइनल प्रेशर क्या होता है भैया, इनिशियल प्रेशर 1 प्लस टी अपॉन में 273.15, टी इज इन डिग्री सेल्सियस, किसमें होना चाहिए। अगर मैं बोलूं जीरो टेम्परेचर है तो बताओ क्या होगा, इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होंगे, बराबर रहेंगे। गैस एक्सपेंड ही नहीं करेगी, सेम टेम्परेचर है ना, जीरो टेम्परेचर जो वॉल्यूम था वही, अब गैस एक्सपेंड नहीं करी तो प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। यानी इनिशियल प्रेशर बाहर में, अगर मैं चाहता हूं कि इस वाले टेम्परेचर में निकाला जाए, ठीक है, तो क्या होगा प्रेशर, तो भैया यहां पर इसको यहां पे रखोगे तो ऊपर नीचे खड़े आएंगे सेम चीज, तो 1 + 1 क्या होगा 2, यानी 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, समझ गए भैया। अब न्यूमेरिकल के लिए देखिए ये सारे लॉस, तो अपने को पता है भैया न्यूमेरिकल में बॉल्स में क्या था, पीवी इक्वल्स में कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है P1 V1 इक्वल्स में P2, ठीक है। अच्छा चार्ल्स लॉ में क्या था, V अपॉन में T, कैसे, पीवी इक्वल्स में क्या था nRT था, ठीक है। हमने क्या कर रखा है, प्रेशर कांस्टेंट, क्या किया था, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो V अपॉन में T हो गया, कांस्टेंट आ गया क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, इसका क्या लिख सकते हैं V1 T1 अपॉन में V2 बराबर हो गया, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल में काम करने के काम वो होता है, ये क्या रहा है प्रेशर कांस्टेंट। ये लिख में हमने क्या कांस्टेंट किया था, अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, ये ऑलरेडी आपका कांस्टेंट पे क्या जाएगा, ये हटा दो इसको, तो P अपॉन में क्या हो गया T बराबर में क्या आ गया कांस्टेंट, तो इसका क्या लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला करें, फिर आता है भैया परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अपने को पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, पीवी इक्वल्स में एनआरटी, क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा डेरिवेशन कर रहे हैं, तो भैया डेरिवेशन करने के लिए हमें दो लॉ पता होने चाहिए, बॉयल्स और चार्ल्स। बॉयल्स क्या कहता है भैया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ कहता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर। ये क्या है टायर और ये क्या है कुकर, दोनों को क्या कीजिए कंबाइन कीजिए, क्या कीजिए, जब हमने कंबाइन किया तो जो वॉल्यूम के टेम्परेचर क्या था डायरेक्टली था, वॉल्यूम का टेम्परेचर क्या था डायरेक्टली था, और प्रेशर इनवर्सली था तो ऐसे लिख दिया। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी साइन इस्तेमाल करने के लिए, हटाने के लिए आप इक्वलिटी लगाते हो, क्या लगाते हो कांस्टेंट, क्या लगाते हो, तो भैया यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, कांस्टेंट इक्वल्स टू में क्या होगा, ये पी और टी को उधर ले आओगे तो क्या होगा, पी वी अपॉन में क्या होगा टी, यानी कांस्टेंट लल्लन मामा। अच्छा ठीक है भैया, तो पी टी पीवी टी इक्वल्स में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया। अब यहां पर जो कांस्टेंट होता है ध्यान दीजिए, जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं आर, क्या कहते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, कांस्टेंट को हम लेते हैं आर, तो ये आएगा पीवी अपॉन में टी इक्वल्स में क्या हुआ आर, तो पीवी इक्वल्स में क्या हुआ आर टी। ये इक्वेशन किसके लिए होती है, एक मोल के लिए, किसके लिए होती है, तो लिखा है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस द कांस्टेंट हैज some value for same value for all gases and it called universal gas constant, और इसको किससे डिनोट करते हैं आर से, तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पीवी इक्वल्स टू में, ये तो एक मोल के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, एक मोल के लिए पीवी इक्वल्स टू में आर टी, एन मोल के लिए क्या होगा पीवी इक्वल्स टू में, एन मोल के लिए पीवी इक्वल्स टू में। अब देखिए यहां पर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, दिस इज द परफेक्ट गैस इक्वेशन, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये आइडियल, परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, ठीक है। अब देखिए मैंने एक केस लिया छोटा सा, मैंने कहा एक गैस है जिसका वॉल्यूम क्या है, जिसका मास क्या है, जिसका मोलर मास क्या है एम नॉट, क्या है वी क्या है उसका, 1 ग्राम क्या है उसका गिवन मास, एम नॉट क्या है उसका मोलर मास, समझ गए भैया। तो मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो हम जानते हैं भैया मोल यहां पर एन आता ना, पीवी इक्वल्स टू में एन आर टी, एन क्या मोल है, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे, एन की वैल्यू क्या रखिए 1 बाय में एम नॉट, तो एन की जगह पे 1 बाय में एम नॉट, ठीक है। अच्छा आर अपॉन में एम नॉट जो होता है वो स्मॉल आर होता है, क्या होता है
क्या होता है, स्मॉल आर, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो ये पीवी कोस्ट में आरटी, पीवी कोस्ट में, ये किसके लिए, ये उन सभी गैस के लिए है जिसका मास क्या है, 1 ग्राम होता है। उन सभी गैस के लिए अप्लाई होता है जिसका मास क्या है, 1 ग्राम के लिए पीवी कोस्ट में स्मॉल आर टी, स्मॉल आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन उसी गैस के लिए अप्लाई होता है जिसका मास क्या होता है, 1 ग्राम होता है। क्या होता है, समझ गए, 1 ग्राम की, हर कोई सी भी 1 ग्राम की गैस ले लो, सबके ऊपर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। समझ गए भैया, सबके ऊपर कोई सी भी, ऑक्सीजन 1 ग्राम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो सबके लिए अप्लाई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने पीवी कोस्ट में एनआरटी केमिस्ट्री पढ़ा होगा, लेकिन देखो कितनी फॉर्म आ रही है इसकी। दिस इज द परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम ऑफ द गैस। आर क्या है, स्मॉल आर क्या, कैपिटल आर अपॉन में एम नॉट। दिस इज द गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। 1 ग्राम गैस कांस्टेंट के लिए आप कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर लोगे। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर अपॉन में एम नॉट, उसका मोलर मास। समझ गए। फिर आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है, बोल्ट्जमैन केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में आपको बताया तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। क्या है ये, कैपिटल आर ही है, लेकिन कैपिटल आर होता है 1 मोल के लिए। किसके लिए होता है, 1 ग्राम के लिए कैपिटल आर नहीं होता, स्मॉल आर होता है। क्या होता है, लेकिन 1 मोल की बात करूं, 1 मोल बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए जो आपके आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल आर। लेकिन जब मैं 1 मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो उसका भी तो कुछ आइडियल गैस कांस्टेंट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, केबी। क्या कहते हैं उसे, केबी। केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज द गैस कांस्टेंट ऑफ अ, 1 मॉलिक्यूल का जो गैस कांस्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो केबी क्या आ गया, आर क्या है, गैस कांस्टेंट फॉर 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का। इतने मॉलिक्यूल का जो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, कैपिटल, समझ गया, कैपिटल आर क्या है, इतने मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट, 1 मोल मॉलिक्यूल का आइडियल गैस। तो अपने को 1 मॉलिक्यूल का निकालना है, तो क्या करूं, एन से डिवाइड, मल्टीप्लाई क्यों, डिवाइड करूंगा ना। सुनिए मेरी बात को, आर क्या है, 1 मोल का, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। अगर उन मॉलिक्यूल की संख्या को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो तरह नंबर से मल्टीप्लाई, जब उसे हटा दोगे तो 1 मॉलिक्यूल, देखिए 1 मॉलिक्यूल का केबी, तो एन इतने एवोगाड्रो की संख्या को एन से लिखते हैं। तो ये 1 मोल का हो गया, किसका हो गया, ये 1 मॉलिक्यूल का है, ये 1 मोल का हो गया। इसको क्या लिखते हैं, आर से। क्या लिखते हैं, तो अगर आपको केबी निकालो तो केबी क्या होगा, आर अपॉन में, तो आर अपॉन में एन क्या हो गया भैया, 1 मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट। केबी क्या है, तो भैया हमने निकाल दिया आर की वैल्यू। आर की वैल्यू तो पता ही है, ठीक है। खैर मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता था, लेकिन मैंने वैसे लिख दिया। आर क्या है, कांस्टेंट फॉर 1 मोल, लेकिन केबी क्या है, 1 मॉलिक्यूल के लिए आइडियल गैस कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हम जानते हैं भैया, जो मोल होता है वो गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर के रेशियो के बराबर भी होता है। पता है नहीं पता, तो हमें पता लग गया भैया, ये पहली इक्वेशन आर की वैल्यू, ये दूसरी इक्वेशन एन की वैल्यू, ठीक है। आपने को पता पीवी कोस्ट में क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पीवी कोस्ट में जब मेरा एनआरटी है तो एन की जगह पे क्या होगा, ये होगा गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, और आर की जगह पे क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट इनटू में एन का, एन से एन क्या हुआ, कैंसिल हो। तो आपकी नई क्वेश्चन आ रही है, पीवी कोस्ट में केबी एन टी, केबी क्या है ये बताओ। ये है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये क्या है, अब क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर, और अब क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, पीवी कोस्ट में 2 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गए। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है भैया, इतना ही था। ये नॉर्मल क्लास में 1.5 घंटे में हुआ था, ठीक है। और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा भूलता है। 3 नंबर का होता है, क्वेश्चन पक्का आना है।
फ्री का चैप्टर है, कितना आसान आपको लग ही रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में चैप्टर कराते ही नहीं है, सुन लो, प्राइवेट स्कूल में वाला चैप्टर कराते ही नहीं है और अपने हिसाब से वो सिलेबस देते हैं, और जेई वगैरह में इससे क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को लगता है कि भाई मैंने तो कोई कुछ किया ही नहीं इससे, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जेई के क्वेश्चन, जेई के हिसाब से इसका सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है, और उसके मार्क्स भी की वेटेज भी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर सीबीएसई के हिसाब से देखो 3 नंबर की वेटेज है, और ये 3 नंबर जो रहेंगे वो पास करवा देते हैं फेल होने वाले बच्चे को, क्योंकि अभी आगे देखोगे क्वेश्चन इतने टुल्ली से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।